हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नवल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नवल। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मोस्ट अवेटेड क्लास। जो बच्चे बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि सर ये वाली क्लास बना दीजिए, हेल्प हो जाएगी बहुत सारी। लो भाई, आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके? आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, कन्वर्जन आ सकता है, लेकिन आपने अगर सेंटेंस के लॉजिक को समझ लिया ना, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के, आपको किसी तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगी। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो ये वाला जो कंसेप्ट है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो अच्छे से समझा दूं। अब इसकी जो नोट्स है ना, आपको कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके। भाई, जब ये डाउनलोड करो ना, तो मेरे भाई अगर आपको 1% भी ये मैटर अच्छा लगता है ना, तो भाई रिव्यू कर दिया करो प्ले स्टोर के ऊपर अच्छे खासे। देखो, ज्यादा तो मैं बोलता हूँ, मुझे याद भी नहीं है पिछली बार मैंने कब बोला था कि ऐप को रिव्यू कर दो, 5 स्टार रेटिंग दे दो। शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी ना, 30 मार्च को ऐप लॉन्च हुई थी हमारी। तो तब मैंने बोला था, मेरे ख्याल में। मैं ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोलता नहीं हूँ। तो खुद से भी आपकी मोरल ड्यूटी बनती है ऐसा करने के लिए कि आप, है ना, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आप भी अपने टीचर को अच्छे से सपोर्ट करें। तो भाई, जो भी जो मैटर है आपको कहाँ मिलेगा? HSSC TGT का जो आपका ये टेस्ट सीरीज है ना, जिसके अंदर अब टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट है, उसके अंदर जाओगे ना, तो ये फोल्डर्स में जो ये फ्री कंटेंट दिख रहा है, ये सारा का सारा फ्री कंटेंट आपका नोट्स है। हर क्लास की वीडियो की PDF आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हो। देखो, फुल लेंथ टेस्ट की तो अपनी सीरीज चली हुई है। 125+ टेस्ट, आपके टॉपिक टेस्ट भी इसमें डाले हुए हैं। अब देखो, डेट वाइज देखो, 1 तारीख से डेली टेस्ट हो रहा है आपका। अब 6 तारीख से लेके और 11 तारीख तक डेली आपको टेस्ट मिलेगा, वो भी 100 मार्क्स का। या हाँ जी, बिल्कुल 100 मार्क्स का मिलेगा। 50 जनरल पार्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा। जाके देख सकते हैं। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, 10 ही दिन बचे। लो भाई, डिस्काउंट भी दे दिया। आप खुश रहो, मुझे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो क्लोजेस जो है, सबसे पहले है ना, हमें ये सेंटेंसेस पढ़ने से पहले क्लोजेस समझना जरूरी है। ये जो मैटर है, ये मेरी बुक का मैटर है, जो न्यू बुक मैं लॉन्च करूंगा थोड़े दिन के बाद। जैसे ही मुझे, अब छुट्टियां हैं हमारी, तो उसके उस दौरान मैं इसको कंप्लीट करूंगा अपनी बुक को। यूं मैंने, है ना, देखो टाइम नहीं था, तो यूं का यूं हमने बुक से ही ये चैप्टर उठा के आपका डाल दिया है। मेरी जो बुक होती है वो हमेशा बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जैसा आप देख रहे हैं। तो सभी तरह के बच्चों को समझने में इसमें आसानी होगी। तो क्लोजेस क्या होते हैं? बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। जैसा कि आपको पता है, सेंटेंस के अंदर जो असर्टिव सेंटेंस आपके होते हैं, उस सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आपको सभी को पता है और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है। उसके दो दो पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, यानी कि डूअर होता है, और क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, यानी कि उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्रेडिकेट के अंदर दी जाती है। तो क्लोज का भी स्ट्रक्चर यही होता है। बेसिकली क्लोज का जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली क्लोज क्या है? जब हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, या एक एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन डिपेंड होती है, एक एक्शन के ऊपर दूसरा एक्शन डिपेंड करता है, और वो एक्शन एक कंप्लीट एक्शन होता है जिसके जो किसी सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? क्लोजेस का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब भी हम सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस ना होकर के एक सेंटेंस का पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। जैसे कि सेंटेंस को अगर मैं देखूं, तो इसको दो भाग में मैं बांट सकता हूं, टू पार्ट्स। आई कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पे ही सेड और दैट ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट, ये इसके दो भाग हैं। यानी कि इस सेंटेंस में दो क्लोजेस का यूज किया गया है। बात समझ में आई? यानी कि सेंटेंस जैसा दिखने वाला सेंटेंस का एक पार्ट क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। क्यों क्लोज कहलाता है? देखो, यहाँ पे जो ही है ना, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? सेड है।
इसी तरह यहाँ पे ही दोबारा से आपका सब्जेक्ट आ गया, और इस सब्जेक्ट की क्या हो गई हमारी, ये वर्ब जो वॉज जो है, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, तो ये अलग अलग क्लोज हो गए। अब क्लोज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक मेन क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। मेन क्लोज कौन सा होता है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब, जब भी आपको प्रिंसिपल क्लोज पहचानना है तो आपको सिंपल क्या करना है, उस सेंटेंस के हर क्लोज को अलग लिख के देख लेना है या अलग पढ़ के देख लेना है। अगर उसका मतलब खुद से ही निकल के आ रहा है, यानी बिना किसी कंडीशन के उसका खुद का मतलब है, अगर मैं उस क्लोज को अलग से सेंटेंस में लिख दूं बिना किसी कंडीशन के, तो क्या उसका मतलब निकल के आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मेन क्लोज। यानी कि मेन क्लोज कौन सा होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो मेन वर्ब होती है, जो मेन एक्शन किया जाता है, जो मेन एक्शन होता है सेंटेंस का, उस मेन एक्शन को, उस मेन फाइनाइट वर्ब को मेन क्लोज बोला जाता है। और जो डिपेंडेंट होता है, जो कंडीशन देता है कि ये अगर ये काम हुआ तो दूसरा काम होगा, तो उस कंडीशन के बिहाव पे जो काम होता है, वो क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लोज। जैसे कि इसी सेंटेंस की अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे जो ही सेड है, ये आपका मेन क्लोज है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आपको पता है इनडायरेक्ट नरेशन आपने अच्छे से पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो मेरे भाई आप बहुत पीछे हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपके अभी तक आपने पेपर से 10 दिन पहले भी नरेशन नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर जब तक वर्ब रिपोर्टेड ही नहीं होगी, ये बताया ही नहीं जाएगा हु सेड टू हुम, तब तक उस कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि इस कमेंट का होना डिपेंड करता है ही सेड के ऊपर। बात समझ में आई। तो जो मेन फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस की, वो सेड है। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, किस वर्ब के बदलने से सेंटेंस का टेंस बदल जाता है, वो हमारा मेन क्लोज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वॉज को बदल देता हूं तो क्या सेड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस सेड को सेज कर देता हूं, तो रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट बनाते समय क्या इस वर्ब पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब की जब भी वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी दे रखा हो उसको हमें पास्ट में लेके आना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेन क्लोज कौन है, ही सेड है। बात समझ में। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि मेन एक्शन से ही पूरे सेंटेंस का जो है वो मूड डिसाइड किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर क्लोजेस हमने पढ़ लिया, अच्छे से आपको क्लोजेस समझ में आ गया है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि क्लोजेस के ही यूज को ही हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर एक ही क्लोज है सेंटेंस में तो सिंपल सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को यूज कर लिया तो कंपाउंड सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज को यूज कर लिया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और दोनों तरह के यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज को यूज कर लिया तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस की तो भाई सीधी सी बात है, इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी होगी तो एक ही सब्जेक्ट ने कर रखा होगा वो काम। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान ध्यान से देखिए, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, जो हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, द कैट लोज ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, द सन सेट्स, यहाँ पे काम करने वाला भी एक है और काम भी एक ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आएगी, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझने लायक नहीं है। बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है। समझने वाली क्या बात है, देखो मेरे भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि सिंपल सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस हो या कंपाउंड सेंटेंस हो, ये सारी चीजें अभी आप आगे जाकर देखोगे और डिफरेंस देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार दो सब्जेक्ट जोड़ने के बाद भी एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, लेकिन आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब एक सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है,
उसके लिए अगर एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज हुआ हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता है। कई बार कई टीचर डायरेक्टली ये बात बोल देते हैं कि अगर सब्जेक्ट में एंड लग गया या वर्ब के बीच में एंड लग गया तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बना दो या कंपाउंड सेंटेंस ही मानो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको देखना है उन सब्जेक्ट के लिए कितनी फाइनाइट वर्ब लगी है, क्या उस सब्जेक्ट को तोड़ के दो सेंटेंस हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे सचिन एंड विराट आर लेजेंड्स, यहाँ पे इन दोनों को अलग करके नहीं लिखा जा सकता। अगर अलग करके नहीं लिखा जा सकता ना, पार्ट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, हम अलग नहीं किया जा सकता तो उसको हम क्या मानेंगे, सिंपल सेंटेंस मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऋतिक एंड टाइगर एक्टेड इन द सेम मूवी। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ऋतिक एक्टेड इन द सेम मूवी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। ऋतिक एक्टेड इन द सेम मूवी, एक्टेड इन द सेम मूवी। अब सेम मूवी का जो रेफरेंस है ना वो तो मेरे भाई मीनिंगलेस हो जाएगा, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम मूवी की बात किसके कर रहा है, यानी कि हमारा इससे एक से ज्यादा सब्जेक्ट होना चाहिए अगर सेम मूवी हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम इन, अगर मैंने बोल दिया सचिन, सचिन इज लेजेंड्स, सचिन इज लेजेंड्स, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को अलग अलग करके, इस एक सब्जेक्ट को पकड़ के और इस एक सब्जेक्ट को पकड़ के अलग अलग करके नहीं लिख सकते। तो ये सिंपल सेंटेंस है एंड लगने के बावजूद भी। अब मैं इतना जोर दे के यह बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर याद रखना, हमेशा जब भी दो या दो से ज्यादा कितने भी आपके क्लोजेस को जोड़ा जा सकता है, शर्त क्या होती है, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब सर बार बार है ना आपने है ना कंफ्यूज कर दिया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल के। देखो भाई लोकल लैंग्वेज में साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से साफ बात करता हूं और आपको बोलता हूं कि अगर किसी सेंटेंस को पार्ट करके अलग अलग लिखा जा सकता है ना, इंडिविजुअली, और उसका एक मतलब निकल के आता है, उसको दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है और कंप्लीट ग्रामर को कंप्लीट कर रहा है। बात समझ में आई, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी सेंटेंसेस के दो या दो से अधिक क्लोजेस को जोड़ा जाता है किसी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, सिंपल आपको पहले लॉजिक समझना है। अगर किसी सेंटेंसेस के क्लोजेस को किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, अगर मैं उस कंजंक्शन को ही हटा दूं, क्या मैं उन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिख सकता हूं और वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस देते हैं, कंप्लीट नॉलेज देते हैं या कंप्लीट सेंस देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएंगे, नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स होंगे। बस सिंपल, सारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यहां पे अगर मैं देखूं, ही इज अ माइजर बट ही हिज वाइफ इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट। अब इसके बीच में लगा दिया बट, ये बट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो इक्वल रैंक के चीजों को जोड़ने का, लिंक करने का काम करते हैं। अगर मैं इस ही इज अ माइजर को अलग लिख दूं और ही हिज वाइफ इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट को अलग लिख दूं, तो दोनों अपने आप में कंप्लीट मीनिंग लगते हैं। दोनों को अलग अलग, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को किसी कंजंक्शन से जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अ हॉर्स इज फास्ट, अ चीता इज फास्टर, अपने आप में ही ये कंप्लीट है। अब तो बच्चे सोचेंगे सर फास्टर, यहाँ पे तो कंपैरिजन कर दिया। मेरे भाई अगर चीता को देखेंगे ना तो वो फास्टेस्ट है। अगर मैं सिंपल इसको ये लिख दूंगा ना, अ चीता इज फास्टर, तो उसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे हिडन रूप में क्या लिख रखा है, देन एनी अदर एनिमल, देन एनी अदर एनिमल, इसका मतलब ये निकल के आता है। बात समझ में आई, तो यानी कि ये अपने आप में ये इंडिपेंडेंट क्लोज है और अ हॉर्स इज फास्ट भी क्या है, अपने आप में
इंडिपेंडेंट क्लोज है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों इक्वल रैंक के हैं, ना वो ज्यादा है ना वो कम है, ना वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ना तो हॉर्स का फास्ट होना चीता पे डिपेंड करता है, ना चीता का फास्ट होना हॉर्स पे डिपेंड करता है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब पहचानना कैसे है, देखो सर लॉजिक तो समझ में आ गया, लेकिन आपको मुझे है ना ये बताना पड़ेगा कि पेपर में मुझे ऐसी ट्रिक बता दो कि डायरेक्टली मैं लर्न कर लूं। मेरे भाई लर्न कर लो, लो आपके सामने दे रखे हैं, अगर दो या दो से अधिक क्लोजेस को एंड से, एंड नोट से, एज वेल एज से, बट से, फोर से, नेवरदलेस, सो, स्टिल, येट, वेयर एज, वाइल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाए, इन सभी कंजंक्शन से जोड़ा जाए, तो ये सारे के सारे कंजंक्शन कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनसे जोड़ने, ये हमेशा दो या दो से अधिक इक्वल रैंक वाले क्लोजेस को, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं, तो हमेशा ये क्या कहलाएंगे, इनसे जुड़े हुए सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे आपके, मेरे भाई कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, भरपूर एग्जांपल दिए हैं, और ये सिर्फ इतने एग्जांपल है जो एक स्लाइड पे आ सकते थे, लेकिन जो मैं आपको है ना ये इसकी जो पीडीएफ बुक के, पीडीएफ जो ऐप के अंदर डालूंगा, उसके अंदर इससे दो गुना एग्जांपल आपके और है, और ये वो एग्जांपल है जो किसी ना किसी पेपर में आते हैं, और मेरे भाई ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ जाओगे ना, आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। रमन एंड नोट शालू इज लेजी। अब पहले सेंटेंस में देखो कि रमन इज लेजी, शालू इज नॉट लेजी, दोनों इंडिपेंडेंट है, ना तो शालू का नॉट लेजी होना रमन पे डिपेंड करता है, ना रमन का लेजी होना शालू पे डिपेंड करता है। मारुति इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज यू, मारुति भी रिस्पॉन्सिबल है, यू ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल, बात समझ में आई। यू कैन हैव आइदर टी और कॉफी, यू कैन हैव टी और यू कैन हैव कॉफी, तो अलग अलग कर दिया मैंने दोनों क्लोजेस को, तो भैया तो कॉफी पी लो या टी पी लो, आप पे डिपेंड करता है। ही इज वेरी पुअर येट वेरी हैप्पी, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, दोनों अलग कर दिए मेरे भाई, सिंपल सी बात है, अलग अलग इंडिपेंडेंट है, उसका पुअर होना बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता उसके हैप्पी होने पे, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। वॉक क्विकली एल्स अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, वॉक क्विकली भी अलग है, यू विल मिस द ट्रेन भी अलग है, तो मेरे भाई डिपेंड करते ही नहीं है दूसरे पे। यू आर लेजी देयरफॉर यू विल फेल, यू आर लेजी यू विल फेल, दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लोज की बात अगर हम करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अब पेपर से पहले कैसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, आपके सामने है ऐसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। क्या बोलता है, जब दो प्रिंसिपल क्लोज से सेंटेंस बना हो और दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हुआ हो, तो सेंटेंस का एक वो सेंटेंस क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। और याद रखना, अगर उसमें कंजंक्शन से उस सेंटेंस उस क्लोज की शुरुआत हो रही हो तो हमेशा इन्वर्जन का यूज किया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन्वर्जन क्या होता है, जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होना सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन क्वेश्चन बनाता है, इन्वर्जन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, इन्वर्जन एडवर्ब के तुरंत बाद यूज होता है जब सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से की जाती है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी जब सेंटेंस की शुरुआत हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें सेम सिचुएशन को बताना है, he went there so did I, सेम सिचुएशन है, सेम वर्ब को हमारा क्या करना है, डिनोट करना है, तभी हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। she went there I also went there, तो यहाँ पे क्या यूज कर दिया हमने, इन्वर्जन का यूज कर लिया। डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले किया, सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब इससे पहले लगी है। तो कई बार ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, आपका एरर में भी आता है, आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन हैं जो हमेशा ऐसा करते हैं, सो, नाइदर, नॉर, इसके बाद इन्वर्जन का यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो फाइनाइट वर्ब लगी हो, बात समझ में आई, यानी कि सेंटेंस एक ही सब्जेक्ट है,
एक ही सब्जेक्ट के लिए दो फाइनाइट वर्ब लगी, यानी कि एक ही आदमी दो अलग अलग काम कर रहा है। अब एक ही सब्जेक्ट है तो सीधी सी बात है, अलग अलग तो हम लिखेंगे नहीं एक ही सब्जेक्ट को बार बार। तो एक ही सब्जेक्ट को एक बार लिख देते हैं और उन दोनों वर्ब को किससे जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया, यहाँ पे ही ने ही प्ले किया है, ही ने ही वोन किया है। तो ये दोनों वर्ब को एंड से जोड़ दिया, सीधी सी बात है, कौन सा सेंटेंस है आपका, कंपाउंड सेंटेंस है। बात समझ में आई। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट लगे हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो और उनके लिए एक ही प्रेडिकेट लगा हो, यानी कि बेसिकली बात क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट ने एक ही काम किया है, एक जैसा काम किया, एक ही काम नहीं किया, एक जैसा काम किया है। अगर एक ही काम किया होता तो सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन दोनों ने अलग अलग काम किया है लेकिन वो काम एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, वीना एज वेल एज हर फ्रेंड इज डांसिंग। वीना अपने लिए डांस कर रही है और फ्रेंड अपने लिए डांस कर रही है। तो मेरे भाई बार बार एक ही तरह की वर्ब को अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। ग्रामर हमें अलाउ करता है कि हम उन दोनों सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़े और वर्ब को एक बार यूज कर ले। वीना इज डांसिंग एज वेल एज हर फ्रेंड्स हर आर डांसिंग। तो यहाँ पे हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे और एक ही बार वर्ब का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली हमें क्या करना होता है, एक तो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक कंडीशन होती है, और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, सिंपल सी बात है। एक मेन क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ पिटी। तो यहां पे ही एक्सक्लेम्ड, जब तक वो एक्सक्लेम नहीं करेगा किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे इट दैट इट वाज अ पिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ही एक्सक्लेम्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल क्लोज है। अब यहाँ पे ही सेज दैट ही डज नॉट नो हु किल्ड हिज वाइफ। अब यहाँ पे ही सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका मेन क्लोज हुआ। उसके बाद इस सेंटेंस के अंदर फिर से हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है, ही डज नॉट नो। अब उसको क्या पता नहीं है, ये तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको पता ही नहीं है। तो हु किल्ड हिज वाइफ, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज इसका, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज इसका। तो दो सबऑर्डिनेट क्लोज का यहाँ पे यूज किया गया है। तो भाई कैसे पहचानना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आपको याद रखना है, मैं पहले भी बताया फिर से बताया, देखो मैंने तो हमेशा ऐसे ही याद किया है कि आपको देखना है कंडीशन। जो कंडीशन होती है ना, जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमेशा और हमेशा क्या होती है, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, जो कंडीशन होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज की शुरुआत हमेशा और हमेशा किसी एक कंजंक्शन से होगी, किसी एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होगी। किससे होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, किससे होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बात समझ में आई। यानी कि वो वाला क्लोज जो कंजंक्शन से शुरुआत कर रहा है, यानी कि अगर कंजंक्शन लगा है, उस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद क्या लगी है, वर्ब लगी है, तो ये वाला जो क्लोज होगा ना, ये हमेशा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है, हमेशा कैसा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। और इसके जो दूसरे वाला क्लोज होगा, जो मेन एक्शन कर रहा होगा, वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होगा। बात समझ में आ गई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे कंजंक्शन मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दे रखे हैं, जो कंडीशन देने के लिए बता यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक बार पढ़ेंगे तो जरूर। as if, as though, as that, as long as much as, then, although, though, as far as, so far as soon as, according as, after, before, because, if, whether, even if, in case, that, so that, in order that, provided that, notwithstanding that, then, now that, the moment, the minute, considered that, who, whom, whose, which, what, how, where, while, till, until, unless.
भाई याद कर लो इनको, रट लो, बाय हार्ट याद कर लो, क्रैम कर लो, बिल्कुल कह रहा हूं भाई, क्रैम कर लो, याद कर लो। ये आ गए ना, इनके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये इतने सारे कंजंक्शंस ना तो आपको किसी बुक में मिलेंगे, और ना आपको इस तरीके से आपको कंसेप्ट कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। आप आपके सामने है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, 10 दिन पेपर में बचे हैं, तो आप इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल क्लोज हो गया कौन, शी सेड, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया क्या, दैट ही वुड कम सून। आई शैल टॉक टू हिम व्हेन ही कम्स, यहाँ पे आई शैल टॉक टू हिम प्रिंसिपल क्लोज, व्हेन से शुरुआत हुई ही कम्स की, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लोज। आई सॉ हिम व्हाइल ही वाज रनिंग, व्हाइल क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बहुत सारे एग्जांपल है, नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल है, देख लीजिएगा। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, जहां से क्वेश्चन पेपर में बनता है, वो तो लर्न करने ही करने हैं। अब उनके अंदर भी कई बार कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, कई बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, क्या बोलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, अरे भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन ने तो है ना कल से फोन आ रहे हैं सर, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा, कल ही बनाऊंगा इसके ऊपर एक वीडियो। हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, विच हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने में भी यूज होते हैं। हाँ जी, कंपाउंड सेंटेंस के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में भी यूज होते हैं। अब हमें देखना है कि कैसे यूज होते हैं। देखो ध्यान से समझना, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। ऑब्जर्व करने की बात है यहाँ पे, देखो एक्सप्लेन तो अच्छे से कर ही रखा है। क्या बोलता है कि अगर इनका प्रयोग, किनका प्रयोग, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, अगर इनका प्रयोग नॉट डिफाइनिंग हो, नॉन डिफाइनिंग हो, या कंटिन्यूएटिव हो। कंटिन्यूएटिव या नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या है, यानी कि अगर हमें कंटिन्यूटी दिखा रहे हो, सिर्फ हमें क्या करना हो कि देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, उसका सबऑर्डिनेट क्लोज के सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। किसको डिफाइन करने के लिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। यानी कि अगर आप इस हु को हटा करके उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लगा दो, या उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगा दो, और उसको अगर आप अलग अलग लिख सकते हो। देखो सबसे बेसिक चीज, तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सबसे बेसिक तरीका क्या बोलता है कि अगर आप हु को हटा करके बाद में आए हुए सबऑर्डिनेट क्लोज में आए हुए आपके जिसके लिए ये हु या हुम या विच लगा है, उसको हटा करके इसका एक्चुअल सब्जेक्ट लिख दो, तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग है, और जब भी ये नॉन डिफाइनिंग होगा ना, इससे पहले हमेशा कोमा का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यानी कि डब्ल्यू एच जो वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, इससे पहले अगर कोमा का यूज किया है, और इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज मिस्टर शिना हु ऑलवेज हेल्प्स मी, इसको हम हु को हटा के अगर मैं एंड लिख दूं ना, तो कैसे लिखूंगा, ही इज मिस्टर सिन्हा एंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं डायरेक्टली उसी जगह पे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ही इज अ गुड सिंगर हुम वी लाइक वेरी मच, ही इज अ गुड सिंगर एंड वी लाइक हिम वेरी मच, एंड वी लाइक हिम वेरी मच, इस तरीके से आपको देखना है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन को हटा के एंड लिख करके आप इस तरीके से उन दोनों चीजों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ में आई। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पे हुज किसको कंटेन कर रहा है, फ्रेंड को। अच्छा ये बात हमेशा याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, प्रोनाउन है तो सीधी सी बात है, किसी नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उससे तुरंत पहले लगे एंटेसिडेंट सब्जेक्ट को, एंटेसिडेंट वर्ड को, एंटेसिडेंट
एंटीसीडेंट वर्ड को अपने अंदर कंटेन करता है। इस बात का आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी सीख लो। रिलेट इस हु के इस हु ये हु किसको डिफाइन कर रहा है? मिस्टर सिन्हा को। ये हुम किसको डिफाइन कर रहा है? सिंगर को। ये हुज किसको डिफाइन कर रहा है? फ्रेंड को। ये विच किसको डिफाइन कर रहा है? फ्लैट को। ये वेयर किसके लिए यूज किया गया? लंदन के लिए। वैन किसके लिए यूज किया है? 10 PM के लिए। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये अपने से तुरंत पहले लगे वर्ड को कंटेन करता है, यानी कि उसको रिप्लेस करता है अपने बाद आने वाले क्लोज के अंदर। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल में आपको? ठीक है, तो याद रखना, अगर उसको उस रिलेटिव प्रोनाउन को हटा कर मैं एंड लगा दूं तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि दे केम एट 10 PM एंड वी वर स्लीपिंग एट 10 PM। ठीक है, ऐसे हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब आते हैं असली रन पे। क्या बोलता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच, हुज, वेयर रेस्ट्रिक्टिव हो या डिफाइनिंग हो। रेस्ट्रिक्टिव हो यानी कि उसको हटा के हम एंड का यूज नहीं कर सकते उसी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, उसी पोजीशन पे यूज करना जरूरी है। यानी कि हम अगर उसको हटा के एंड का यूज ना कर करके किसी कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का यूज कर करना कर, अगर मैंने वो हु हटा ही दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा और सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वो सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बेसिकली याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट लगा होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका ज्यादातर 99% केसेस जो होंगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा होगा। उसके बाद फर्स्ट जो क्लोज होता है, जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसकी वर्ब लगी होगी, फाइनाइट वर्ब, उसका ऑब्जेक्ट लगा होगा, फिर आपकी वर्ब लगी होगी। अब ये वर्ब जो है ना, ये किसके लिए लगती है? रिलेटिव प्रोनाउन के लिए लगती है। अब ये जो वर्ब है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब होती है, तो यहाँ पे ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्लोज होता है। ये डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ज्यादातर ऐसा स्ट्रक्चर आता है जैसे यहाँ पे दे रखा है, द कैंडिडेट हु केम हेयर, और उसके बाद अलग क्लोज लगाया। ये फर्स्ट क्लोज है और ये सेकंड क्लोज है। देखो, अब इन दोनों के सब्जेक्ट जो हैं वो पहले ही डिफाइन कर दिए इस तरीके से पेयर में। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट आ गया आपका, और इस सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इसके तुरंत बाद लग गया। तो कैंडिडेट हु केम हेयर टुडे, यहाँ पे केम के लिए कैंडिडेट्स लगा है, और वर किसके लिए लगा है? हु के लिए। और हु किसके अकॉर्डिंग आया है? कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आया है। इस तरीके से आपको सेंटेंस को देखना है। अब अगर मैं इस सेंटेंस में जैसे कि दूसरे वाला ले लेते हैं, whom को हटा के क्या मैं एंड लिख सकता हूं? गर्ल एंड आई लव वर्क इन दिस ऑफिस। अब मेरे भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर मैं whose को हटा के क्या एंड लिख सकता हूं? ठीक है, द चाइल्ड एंड पेरेंट्स हैव डाइड। ठीक है, नहीं लिख सकता हूं, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप देखते जाइए। जो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर देगा उसका तो मेरे भाई भला नहीं होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर सेंटेंस को वाइल से जोड़ा जाता है तो वो कंपाउंड भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी। अब कंपाउंड कब होता है? कॉम्प्लेक्स भी कब होता है? अगर वाइल का मतलब वेयर एज है, हाँ जी, वाइल का मतलब वेयर एज है, ठीक है, जबकि है, वेयर एज मतलब निकल के आता है। यानी कि जब हम वेयर एज के रूप में वाइल का यूज करते हैं, यानी कि टाइम रेफरेंस ना होकर के ये हमारा सिचुएशन रेफरेंस हो गया। तो रवि इज रिच, ये अलग क्लोज है। हिज ब्रदर इज पुअर, ना तो रवि का अमीर होना हिज ब्रदर पे डिपेंड करता है, ना उसके भाई का गरीब होना उसके रवि पे डिपेंड करता है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी देख सकते हो। तो हमने वाइल का मतलब यहाँ पे वेरज का है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल का मतलब अगर वो कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में किया जाता है, और वाइल का मतलब ड्यूरिंग होता है। क्या होता है? ड्यूरिंग। वाइल का यूज एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम किया जाता है, तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जिसका मतलब ड्यूरिंग होता है, और वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं तो बट भी मेरे भाई कंपाउंड सेंटेंस भी होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी यूज होता है। अब पेपर में कैसे चीजें आती है? पेपर में भाई ऐसी ही चीजें आती हैं, इनको ध्यान से याद कर लो, इनको लर्न कर लो, बाय हार्ट लर्न कर लो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर बट का सिंपल सी बात है, देखो,
मोहित का एक्टिव होना रोहित पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपको सिर्फ देखना डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको देखो, मैंने बताया था कि कितने भी जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, उतने तरह के रूल आपको लिखवाए जा सकते हैं, उतने तरह के स्ट्रक्चर आपको लिखवाए जा सकते हैं। जो इंग्लिश है ना, वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है। वो किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस ही हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बट है, वो सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है, सिचुएशन का डिफरेंट होना बता रहा है, यानी कि बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज ना कर करके ये यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, हु नोट, दैट नोट। बिल्कुल सही बात है। जब भी हु का हम नेगेटिव लेते हैं, हु की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, बट होती है। हु की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, बट होती है। यानी कि हु नोट या दैट नोट या विच नोट के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं। तो बट एक प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो गया ये। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ये समझाया था, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत है, सीधी सी बात है। देयर इज नो मदर बट लव्स हर चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे बट का मतलब क्या है, बट का मतलब है हु डज नॉट लव। बट का मतलब यहाँ पे क्या है, हु डिड नॉट सी। तो बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा तो हमारा हमेशा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताएगा। और आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस लेके आया हूं आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स। यदि सेंटेंस के किसी भी क्लोज का प्रारंभ इफ से किया जाता है, ठीक है, इफ से ना होकर के वर से, हैड से और शुड से। अब बहुत सारे बच्चे है ना, अभी एक बार मैं ग्रुप में देख रहा था, रात को रिप्लाई करना मैंने समझा ठीक नहीं समझा। अ, अगर आप हो जाए, अगर आपका स्ट्रक्चर दे रखा है इफ आई वर अ बर्ड, अगर आपका स्ट्रक्चर दे दिया इफ आई वर अ बर्ड, तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इनवर्जन का यूज करके। इफ को हटा दिए और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, किससे, सब्जेक्ट से पहले। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, वर आई अ बर्ड, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इफ आई वर्ड अ बर्ड हो गया, या वर आई बर्ड हो गया, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों की सिचुएशन सेम होती है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग है, लेकिन मीनिंग सेम होता है, ग्रामेटिकली भी दोनों ठीक होते हैं। तो शुड यू, वर दे, हैड ही, अगर ऐसे क्लोजेस की शुरुआत हो तो ये आपका सबसे पहले कैसा हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा। और ऐसे सबऑर्डिनेट क्लोज को, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया तो 100% ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैंने जब ये टेस्ट सीरीज बना रहा हूं तो उसी दौरान मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है कि ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, या ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री हो, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा हो, तो ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहलाएगा, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होता है। इसके अलावा बस ये आखिरी स्लाइड है, इतना और पढ़ लो, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर आपके दो क्लोज दे रखे हैं और किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं कर रखा, किसी भी कोमा का यूज नहीं कर रखा, तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस में जो दैट होता है, वो हमेशा जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो हमेशा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है या रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, वो हिडन होता है। जैसे कि आई होप के बाद आप दैट लगा भी सकते हो और नहीं भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। द का इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, ना तो इनके अंदर कोमा का यूज होता है और ना ही इनके अंदर किसी कंजंक्शन का यूज होता है। इन सभी के अंदर अंडरस्टूड होता है कि दैट लगा है दोनों क्लोजेस के बीच में। आई होप यू विल श्योरली सक्सीड के बीच में हमेशा दैट लगा होता है, ये अंडरस्टूड होता है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं, अगर किसी क्लोज की शुरुआत इंपेरेटिव सेंटेंस में, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस का पार्ट इंपेरेटिव हो और दूसरे सेंटेंस का पार्ट आपका असर्टिव हो। तो याद रखना, इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा जिसके अंदर आपका ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बोध ना हो, ऐसी कंडीशन ना दे रखी हो, तो ऐसा सेंटेंस कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। देखो एग्जांपल से समझते हैं। स्विच ऑफ द फैन, ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जिनको पता नहीं है वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं, यानी कि उनको और भी तैयारी करने की जरूरत है, यानी कि उनको टेस्ट सीरीज तो पक्का देने की जरूरत है।
मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जिसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। यदि किसी सेंटेंस में क्लोज भी रखा हो और उसके अंदर किसका यूज कर रखा हो? वंस का प्रयोग कर रखा हो। और वंस का मतलब क्या हो? वंस का मतलब क्या हो? इवन फॉर वन टाइम, या क्या हो? एज सुन एज का यूज कर रखा हो। तो ये सारे इसका मतलब इवन फॉर वन टाइम या एज सुन एज हो, तो हमेशा वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू रूल, यू विल हैव नो डिफिकल्टी। जब एक बार ये क्या होता है? सबोर्डिनेट क्लोज होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, मेन क्लोज होता है। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, दोनों तरह के सेंटेंसेस को अगर हम एक ही सेंटेंस में यूज कर ले तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस दे दिया, व्हेन आई रीच्ड होम, तो सीधी सी बात है, व्हेन सबोर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये आ गया आपका सबोर्डिनेट क्लोज आते ही ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। इसके बाद माया वो सिंगिंग है, रितु वो डांसिंग। ना तो माया का सिंगिंग डिपेंड करता है रितु पे, ना रितु का डांसिंग डिपेंड करता है माया पे। तो ये दोनों एंड से जोड़ दिए, ये डिपेंड इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स और इसकी वजह से कंपाउंड, तो दोनों को मिला के हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। अगर आप यहाँ तक देखने आए हैं, यानी कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी है, मेरे भाई एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, एक कमेंट कर दो। कमेंट अच्छे अच्छे कर दिया करो मेरे भाई, मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ आपके एक बच्चे का कमेंट आ जाता है ना, उसी को देख के खुश हो जाते हैं हम तो। ठीक है, तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। और मेरे भाई अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना इसी लेवल के क्वेश्चंस की, तो टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे प्रीवियस ईयर